ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में अब कौन सी ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने वाले हैं? हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बचपन से ना एक क्लास से हमें सुनते हुए आए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है? एनर्जी। और एनर्जी ये किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी। कौन सी फॉर्म में? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? आराम से बोलो कि समझ भी आए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने बोल दिया, मतलब मैंने नहीं, सब साइंटिस्टों ने बोल दिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया ना कुछ इस ये पूरा सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मतलब इसमें कितनी मेम्ब्रेन रहेगी? इनर रहेगी और एक आउटर रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आउटर है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर वाली कैसी है? एकदम स्मूथ है, लेकिन इनर वाली में ना फोल्डिंग है, देखो ऐसे। और इसी फोल्डिंग को ना, जो ये फोल्ड बने पड़े हैं, इसे ही हम बोल देते हैं क्रिस्टल। क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दो, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो जिसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या ऐसे ऑर्गेनेल का नाम बताओ जिसके पास खुद का जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। मैं तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूँ ना, तो प्लास्टिड के पास भी होता है, सही बोल रहा है आदर्श। हम किसकी बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है? डीएनए होता है और क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे ना, इस पे ना फोल्डिंग पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोल देते हैं इसको? ऑक्सीजोम। ऊपर वाले को बोलते हैं F1, नीचे वाले को बोलते हैं F0। इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं F0। यही एटीपी बनवाएगा, यही एटीपी बनवाता है अंदर ले जाके। कैसे बनाता है समझेंगे, डिटेल समझेंगे और अच्छे समझेंगे। अब इसके पास डीएनए, पर इसका जो डीएनए होता है ना, वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? आपको ना बुक्स वगैरह में ना भले ऐसा दिखाया जाए, ऐसे करके रहता है, लेकिन यही ना पूरा सर्कुलर बन जाता है इस तरीके से। समझ लो, होता है इस तरीके से सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन न्यूक्लियस के पास कैसा डीएनए था? सर्कुलर नहीं था, डबल स्ट्रैंडेड था और लीनियर था, एकदम लाइन जैसा था ना। उसके पास कैसा डीएनए था न्यूक्लियस के पास? डबल स्ट्रैंडेड था और लीनियर था। इसके कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए है? सर्कुलर। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ना एक बहुत ही एक खास इसकी प्रॉपर्टी है, उसको समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो सुनो स्टोरी में क्या है। जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा का हमारे कंट्रोल होता है। मम्मी कहेंगे ये करो तो हम ये करते हैं, पापा कहेंगे ये करो तो वो करेंगे। मतलब सेल के अंदर ना कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनका खुद से बस नहीं चलता, उन्हें जैसा कहा जाएगा वो सेल के हिसाब से काम करेंगे। बात समझ रहे मैंने क्या बोला? मतलब न्यूक्लियस जैसी डायरेक्शन देगा, जैसे डायरेक्ट करेगा, वो वैसे ही काम करेंगे। वो खुद से अपनी मर्जी से एक भी काम नहीं करते। बात समझ आ गई? तो ऐसे ऑर्गेनेल क्या है जो सेल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पर जैसे हम बड़े हो जाते हैं, थोड़े कमाने लग जाते हैं, पैरों पे अपने पे डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे भी, हम पैसे कमाने लग जाते हैं, तो क्या तो हम पेरेंट्स पे निर्भर रहते हैं, बस इमोशनली अटैच रहते हैं। मतलब सिर्फ कुछ चीजों के लिए बात कर लिया, उनकी फिक्र है इसलिए उनसे बात करते हैं। पर क्या पैसों के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं पेरेंट्स पे? नहीं। कहीं घूमने जाना तो पेरेंट्स पे बाउंड्री रहती है? नहीं रहती इतनी। जब आप बड़े हो जाते हो तो पेरेंट्स की इतनी बाउंड्री नहीं रहती। तो मतलब एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कुछ ऐसे ही है। ये सेल के अकॉर्डिंग सारा काम नहीं करते, खुद से भी कुछ काम करते। तो डीएनए है तो अपने हिसाब से चीजें करेंगे, और दूसरी चीज इसके पास राइबोसोम भी है तो प्रोटीन बना लेते हैं काफी हद तक। मतलब कुछ काम तो ये खुद से कर रहे हैं ना, बिना न्यूक्लियस के सहारे के भी। इसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है, इसीलिए कुछ काम क्या करते हैं? खुद से कर लेते हैं। पूरी तरीके से सेल पे डिपेंडेंट नहीं रहते, बस आधी तरीके से रहते हैं। तो इसीलिए हम प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को कैसी ऑर्गेनेल बोल देते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोल देते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। और इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काफी मतलब कुछ प्रोटीन खुद से बना लेते हैं और बहुत सारे काम अपने आप कर लेते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? सेमी, मतलब आधा काम खुद से करने वाले हैं। क्योंकि प्रोटीन बना रहे हैं। प्रोटीन क्यों बना पड़ा है? क्योंकि खुद का क्या है? राइबोसोम। इसीलिए कुछ
प्रोटीन्स बना लेते हैं, स्पेशल प्रोटीन बना लेते हैं अपने काम करने के लिए। कुछ बनाना है, प्रोटीन चाहिए, है ही नहीं बस प्रोटीन। खुद से नीड नहीं है कि हाँ सेल देगा तभी मैं काम स्टार्ट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं, खुद से ही बनाते हैं, खुद ही स्टार्ट कर देना। अब समझ आया माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, इतना क्लियर। तो ये मैंने डायग्राम बताया, इससे कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप का होता है। अब सॉसेज कभी किसी ने खाया है? देखो खाया होगा मेरे ख्याल से, तो अरे बचपन में देखा होगा यार, खाते हैं ऐसे ना लंबा सा डंडा देखा होगा। अच्छा कैरेट खाइए कभी, मतलब गाजर तो खाई होगी, और गाजर को ना सपोज करो पूरा एक सिलेंड्रिकल शेप था, यहाँ नहीं मिलता लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही आसानी से सॉसेजेस ना लोग कभी, जैसे हम गाजर खाते हैं ना, वहाँ पे ऐसे नॉर्मली लोग सॉसेजेस खा रहे होते हैं, ऐसे ऑरेंज कलर का होता है, ऐसे लंबा सा होता है, उसे सॉसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हम गाजर खा रहे होते हैं ना इंडिया में, नॉर्मली लोग सॉसेज को खा रहे होते हैं कुछ इसी तरीके से, फाइबर के ऐसा, ठीक है। तो सॉसेज शेप होता है कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसका साइज अगर डायमीटर की बात करूं तो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना होता है इसका साइज? डायमीटर की बात कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ? इसके अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो कितना डायमीटर है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 माइक्रोमीटर। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 1.0 माइक्रोमीटर से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। ये तो देखो याद करने वाली थियरी है जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब ना इसके नंबर की बात करते हैं कि एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। जिस सेल को जितना ज्यादा काम करना है उसके पास उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस सेल। सेल को कितना काम करना है। अच्छा हमारी कमर की ये ज्यादा मूवमेंट शो कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, लेकिन वही हाथों को देखो मूवमेंट कर होता है शो। तो क्या आप कमर को तेजी से मूव कर पा रहे हो कि हाथों को मूव कर पाओगे? मतलब हाथों के सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लेकिन कमर के सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया कैसे है? कब? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का डिमांड ज्यादा नहीं है। मान लो मेरे मुंह जैसे मेरे चल रहे हैं, मेरे लिप्स के पास जो भी सेल्स रहेंगे वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे रहने चाहिए? ज्यादा। हमें कंटिन्यूअसली बोलना है एक तरीके से। ब्रेन के सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया कैसे चाहिए? ज्यादा चाहिए। अच्छा बताओ स्पर्म सेल्स का कितने माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं? 500 से 1500 तक। एक स्पर्म सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? टोटल 500 से लेके 1500 तक, ठीक है। ये अप्रोक्स एक डाटा है, उसको याद रखना, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। आउटर वाला स्मूथ है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो मतलब आउटर वाला आई फॉर इनर, इसमें फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, देखो फोल्डिंग्स, और आउटर वाला बिल्कुल स्मूथ है। फोल्डिंग्स को मैंने बोल दिया क्रिस्टल। क्या बोल दिया मैंने? क्रिस्टल, ठीक है। अब ना इसके सरफेस एरिया की बात करूं, किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इनर वाले का आउटर वाले का? इनर, क्योंकि उसके अंदर फोल्डिंग्स है, तो फोल्डिंग होने की वजह से सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा? एक पेपर है, उस पेपर को एक पेपर सीधा रखा पड़ा है, इतना एरिया कवर किया। अब इसी पेपर को मैं फोल्ड कर दूंगा तो एरिया तो कम हो गया, लेकिन जगह ज्यादा घेरेगा ना। मान लो इतनी जगह में तुमको पेपर रखना है, तुमने एक पेपर का काम खत्म। अब इतनी जगह में ही तुम फोल्ड करके पेपर रखो ना, बहुत सारे पेपर आ जाएंगे, तो फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया कैसा हो गया है? ज्यादा। तो इनर वाले का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटर वाले से। इतना समझ आ गया? अब पता है मान लो तुमने कोई भी खाना खाया, आप समझते हैं एनर्जी बनता है। सपोज करो तुमने कोई सा भी खाना खाया, ठीक है, तुमने कोई सा भी खाना खाया, तुम खाना खाते हो वो किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूटता है कि नहीं टूटता है? ध्यान से देखिए, मैंने कोई भी खाना खाया, सेल के अंदर आया होगा, तो पहले ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म ये ना, तो जो भी मैंने खाना खाया था पहले वो किस में टूटा होगा? ग्लूकोज में। अब उस ग्लूकोज से बनेगा पायूरेट। क्या बनेगा? पायूरेट। और पायूरेट के टूटने को हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है। कितने कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड है, और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का है? 3। तो अगर ये 6 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का बनना है तो कितने मॉलिक्यूल बने होंगे? इसके 2 बने होंगे कि नहीं बने होंगे? कुछ सोचो। अगर तुम्हारा ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और तोड़ के उसने पायूरेट बनाया है, वो देखो कार्बन ग्लूकोज 6 था और पायूरेट कितना है? 3 है, तो कितने पायूरेट बनाएगा वो? तो भी तो बनाएगा ना 6 कंप्लीट करने के लिए। खुद ही सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इतना हो गया। अब जो ये पायूरेट बना है, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब जो ये आपका पायूरेट टूटा था ना बेटा, ये पायूरेट किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और एक साइकिल करेगा, जिस साइकिल का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। अब जो ये पायूरेट था, जो पी था, ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके कौन सी साइकिल करेगा? क्रेब्स साइकिल करेगा। कौन सी साइकिल करेगा? एक प्रोसेस का नाम है।
अब क्रेब्स साइकिल के दौरान ये क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। क्या बनाएगा, एटीपी। कुछ जो ये एटीपी बना देगा, कुछ देखो एटीपी तो बनाता ही बनाता है, क्या बनाएगा, उसको तोड़ ताड़ के जो भी करके एनर्जी बना रही, क्या बना रही, एटीपी बना रही। एटीपी बनाने का मकसद था, एटीपी बनी, पर एकदम से ना बहुत सारे कहते हैं 38 एटीपी बनती है। अभी वो 38 एटीपी बनी नहीं है, मान लो 6-7 एटीपी बनी, तो जो भी एटीपी बनी है ना बेटा वो टूटेगी भी। तो मान लो इसने 4 एटीपी बनाई या 2 एटीपी बनाई, कितनी भी एटीपी बनाई फिक्स नहीं है। तो जो एटीपी बनी उसमें कितने बॉन्ड है, ट्राई मतलब 3 है, ट्राई मतलब 3 है। कितने फॉस्फेट, फॉस्फेट 3 फॉस्फेट लगे पड़े, कितने लगे पड़े हैं, 3। हाँ देखो 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ऐसा ही है ना। अब पहला फॉस्फेट टूटा, बहुत सारी एनर्जी निकल गई। ये फॉस्फेट है ना, 3 फॉस्फेट, पहला फॉस्फेट टूटा, बहुत सारी एनर्जी निकली, बात समझ आ गई। अब जब पहला फॉस्फेट यहाँ से बॉन्ड टूटा तो बहुत सारी एनर्जी निकली, तो ये फॉस्फेट क्या हो गया, इससे अलग हो गया ना। अब ये कहाँ पे अलग हो गया, कहाँ पे पड़ा हुआ है, यही तो पड़ा हुआ है, इस मैट्रिक्स में ना पड़ा रहेगा। ये क्या है, तुम्हारी मैट्रिक्स है, ये क्या है, अंदर की मैट्रिक्स। अब देखो फिर से पता है, एक बार में एक बॉन्ड टूटा तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, फिर दूसरा बॉन्ड टूटेगा फिर से बहुत सारी एनर्जी निकली रहेगी। और इस मैट्रिक्स के अंदर ना पहले से ही एडीपी होते हैं, क्या होते हैं, एडीपी। अच्छा एक बात बताओ, एडीपी क्या है, कुछ नहीं है। अब ये ट्राई फॉस्फेट था, जब 2 फॉस्फेट बना तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट बन गया, मतलब 2 फॉस्फेट है। जब 3 फॉस्फेट रहेंगे तो ट्राई फॉस्फेट बोल देते हैं, जब 2 फॉस्फेट रहेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक है वो टूटी तो ये क्या बन गया, एडीपी बन गया। ये बना कि नहीं बना, और एक भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो बेटा अगर ये टूट भी रहा है ना तो उसको फायदा ही है। अब मान लो एटीपी था, क्या था पहले, एटीपी ने टूट के फॉस्फेट का बॉन्ड तोड़ा और क्या बना लिया, एडीपी, और एक पी क्या हो गया, अलग हो गया। मैंने बोला था यहाँ पे ऑक्सीजोम है, क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजोम। ये ऑक्सीजोम क्या करते हैं, ध्यान से देखना समझना। अब जो ये है ना, यहाँ पे ना इसके मैट्रिक्स में, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेनर स्पेस में, इस स्पेस के अंदर ना बहुत सारे प्रोटॉन आते हैं, क्या आते हैं, प्रोटॉन। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं, रसायन इकट्ठा होते चल जाएंगे, जो क्या है, प्रोटॉन। क्या है, जब ये पूरा भर जाता है ना तो एकदम से ना एनर्जी क्रिएट होती है, क्या क्रिएट होती है, एनर्जी। और ये कहाँ से निकलती है एनर्जी, देखो इसके इस पे लगा, ये हर जगह होगा, यहाँ पे हर जगह होगा, ये मत लो ये हर जगह है। यहाँ पे H+ आयन भरे भरे कि नहीं भरे, भरे ना। इसने एकदम से एनर्जी दी, और जो वो एनर्जी पता है, जैसे ही एनर्जी देता है ना ये ऐसे घूमने लग जाता है, ये जो ऑक्सीजन है ऐसे घूमेगा, और जैसे ही ये ऑक्सीजन घूमेगा ना बेटा, जो ये एडीपी और पी जो अलग हुए थे इसको दोबारा से जोड़ देगा, क्या कर देगा, जोड़ दिया, और क्या बना दिया, फिर से एटीपी बना दिया। क्या बना दिया, क्या बना दिया, एटीपी। देखो ना टूट भी रहा है लेकिन फिर से एटीपी बन जाता है। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला, तो इस तरीके से उसका रोल होता है। और एक और काम है इसका, मैंने क्या बोला था, सिर्फ 38 एटीपी बनने चाहिए, कितने एटीपी बनने चाहिए, कुछ तो डायरेक्ट एटीपी बन जाते हैं, पर कुछ इनडायरेक्ट तरीके से भी बनते हैं। मान लो उसने खाना तोड़ा और तोड़ के ना उसने कुछ एटीपी बनाए, कुछ NADH बनाए, क्या बनाए, NADH, और कुछ FADH बनाए, क्या बनाए, FADH। ये भी ना एटीपी की एक फॉर्म है, लेकिन अभी इसी से एटीपी बनेगी, याद रखिए। इससे 3 एटीपी बनती है और इससे एक ही एटीपी बनती है, पहले क्या है और उसके हिसाब से। अब पता है क्या सही है, इससे 2.5 एटीपी बनती है और इससे 1 एटीपी बनती है। कितनी एटीपी बनती है, 1। पहले एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से बोला जाता था इससे 3 बनती थी और इससे 1.5 बनती थी, और क्या बोला जाता है इससे 2.5 बनती है, और इससे कितनी बनती है, 1 बनती है। तो तुम पुरानी वाली के हिसाब से करोगे तो इससे 3 और इससे 2 कहोगे, और नई के हिसाब से करोगे तो इससे 2.5 और इससे कितनी बनेगी, 1। आगे जाके इसको एटीपी ही बनाना है, तो ये क्या करेगा, F1 पार्टिकल से अंदर में जाएगा, ऑक्सीजन के अंदर जाता है, कुछ प्रोसेस से गुजरता है और क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। और इसके अंदर जो भी काम हो रहा है ना इसके द्वारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो एटीपी से पी जुड़ोगे डायरेक्ट इसको कहते हैं ETC में जा रहा है। अभी कहाँ जा रहा है, ETC। देखो देखो पहले क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, खाना खाया वो टूटा, मतलब जो भी मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया था, जो मैंने चावल खाया था वो टूट गया ग्लूकोज में। किसमें टूट गया, ग्लूकोज। कहाँ पे, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे टूटा, अब वो साइटोप्लाज्म से जो पाइरूवेट बना था, जो 3 कार्बन कंपाउंड था लेकिन 2 मॉलिक्यूल, कहाँ गया वो, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ पे, मैट्रिक्स में क्या वो पाइरूवेट अभी और टूटेगा, कुछ एटीपी बन गई, NADH FADH बना। तो एटीपी जो बनी थी वो तो टूट जाएगी अगर एनर्जी चाहिए होगी तो ADP और P अलग हो गया, इतना समझे। अब जो FADH और NADH था वो ऑक्सीजन के थ्रू अंदर आएगा और कुछ ना कुछ करके क्या बना लेगा, एनर्जी बना लेगा। अब बाहर में जो इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठा होते हुए चले जाएंगे और एकदम से पंप को क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। किसको देंगे, ऑक्सीजन को देंगे।
और ऑक्सीजोम क्या करेगा, जो एडीपी और पी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उसको वापस से क्या कर देगा, वो जोड़ देगा। तो जो हम यहाँ पे हो रहा है ना इस ऑक्सीजोम के पास, इसी को बोलते हैं ईटीसी। क्या बोल देते हैं, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। अब पता है ये H+ आयन वाटर को तोड़ते हैं, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोन लेते हैं। वाटर को तोड़ भी होते हैं जिसकी वजह से ये H+ इकट्ठा कर जाता है। इतना समझ आ गया। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि एनर्जी कैसे बनती है। 9th क्लास में नहीं पढ़ना 11th क्लास में, पर मैंने आपको एक समराइज वे में अच्छे वे में समझा दिया कि एनर्जी बनी तो बनी कैसे। डिटेल स्ट्रक्चर क्लियर, ठीक है। ये जो स्पेस है ना इसके बीच को, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोल देते हैं, ये जो अंदर की जगह इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या सेमी ऑटोनॉमस ट्यूब कहते हैं, ये सारी बातें क्लियर अच्छे से।